जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है इकोलॉजी। इकोलॉजी सबसे पहले तो आप इसको समझेंगे कि इकोलॉजी है क्या है। अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये इकोलॉजी जो है वो 2 डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है, इको एंड लॉजी। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट या आपके इर्द गिर्द जितनी सराउंडिंग्स हैं, और लॉगी मीन स्टडी। इको मीन इन्वायरमेंट एंड लॉगी मीन स्टडीज। इकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट या स्टडी ऑफ सराउंडिंग अराउंड अस। एक्चुअली जो इन्वायरमेंट उसी को कह रहे हैं कि जो चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, जिसको हम सराउंडिंग्स बोल रहे हैं। तो इकोलॉजी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी ऑफ डिफरेंट थिंग्स, कि हम ऑर्गेनिजम्स हैं इस एनवायरनमेंट में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा क्या रिलेशन है, किस तरह ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये सब कुछ जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम दिए गए हैं उसमें भी यही डिस्कशन की गई है कि इकोसिस्टम को पढ़ेंगे। इकोसिस्टम में होने वाले जितने भी मामलात हैं जो ऑर्गेनिजम्स के पेश आते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल है, फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है, कैसे होती है, या डिफॉरेस्टेशन वगैरह, और अगर ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट में हो रही है तो इसका इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, ऑर्गेनिजम्स को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या परफॉर्मेंस करनी चाहिए, या किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए एग्जिस्ट करना है। ये सब कुछ जो है वो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। इस चैप्टर के स्टार्ट में अगर आप देखें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाई द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हमारी जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में गर्मियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है पिछले सालों की निस्बत। फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम डिस्टर्ब, कि किसी भी इकोसिस्टम में उसका बैलेंस कैसे डिस्टर्ब हो रहा है। देन व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि अगर हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो क्यों आ रही है और उनका सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर जो है वो चैप्टर पढ़ने के बाद आप खुद ब खुद इसको जो है वो देखेंगे। तो चैप्टर की तरफ आते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो इसमें हमने की है चैप्टर में इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम या इकोलॉजी। इकोलॉजी जैसे मैंने सिंपल वर्ड में बताया कि इकोलॉजी का मतलब है इट इज़ द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट, या अगर जो देखा जाए तो स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब इसमें 2 बातें डिस्कस की गई हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसका मतलब है कहीं भी इन्वायरमेंट में कोई इन्वायरमेंट बनाने के लिए जो 2 चीज़ें हैं वो बायोटिक और एबायोटिक है। अगर आप इनके मीनिंग की तरफ जाएं, देखें बायो क्या होता है और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक, अब यहाँ पे ये जो वर्ड बायो है, बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब है लाइफ, तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो जाएगा लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग कंपोनेंट्स कौन से होंगे, आप खुद देखें, आप लिविंग हैं तो आप जो है एनवायरनमेंट का लिविंग कंपोनेंट है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे लिविंग कंपोनेंट में, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। लिविंग कंपोनेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। दूसरी तरफ हमने बात की है एबायोटिक की। एबायोटिक में देखें तो ए का मतलब होता है नॉन, या जिसमें कोई चीज़ ना हो, नॉन, और बायो का मतलब होता है लाइफ, या इसको मैं ऐसे कह दूंगी लिविंग। तो एबायोटिक दोनों मिलके क्या बनाएंगे जी, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट जो है कौन कौन से हो जाएंगे, एयर, वाटर, लैंड, ये सब जो है चीज़ें हैं ये इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स है। वो कंपोनेंट्स जो आपके लिए ज़रूरी भी हैं। आप खुद देखें, पानी के बगैर आप नहीं रह सकते, हवा के बगैर आप नहीं रह सकते, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे कि जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो अब अगर आप देखें तो इस इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। और ये एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि ना बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एबायोटिक के ऊपर इन्हिसार किए बगैर रह ही नहीं सकते। उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। और वो चीज़, वो रिलेशनशिप जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिस सिस्टम में करते हैं उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी ये चीज शो की गई है कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एरो शो करने का मतलब यही है कि ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, अकेले ये बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव कर सकते, दोनों के एक दूसरे की जरूरत है।
तो इकोसिस्टम में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं बायोटिक कंपोनेंट ए और एबायोटिक कंपोनेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इन एबायोटिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे इकोसिस्टम में जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि किस तरह से बायोटिक कंपोनेंट में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है फूड चेन की फॉर्म में। ये फूड चेन, फूड वेब, ये सारा कुछ इसकी डिटेल जो है वो आगे डिस्कशन की गई है। और इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ किस तरह से जाती है। अब इसमें जो डिस्कशन की गई है कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल की। क्यों सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की डिस्कशन की गई है कि कार्बन और ऑक्सीजन ये जो बेसिक एलिमेंट है जो लाइफ स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की डिस्कशन में देखें कि कार्बन क्या है, कि आपके एनवायरनमेंट में वो कार्बन कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। इसी तरह ऑक्सीजन कहाँ पे आती है, कहाँ पे यूज होती है। अगर आप देखें इस डायग्राम को पहले देख लें। हमें पता है कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इनको ज़रूरी होती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एनिमल की रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन का मतलब है कि एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग जब भी सांस लेंगे, सांस लेने के अमल में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं। ये यहाँ पे इस डायग्राम में ये चीज़ शो की गई है कि एनिमल्स की रेस्पिरेशन हो रही है और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, ये एटमॉस्फेयर में आ गई। और दूसरा सोर्स कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्टन से। कंबस्टन का मतलब होता है जलना। हमें पता है कि हमारी इंडस्ट्रीज में जो भी चीज़ जलाई जाती है, कोई ईंधन या फॉसिल फ्यूल जो जलते हैं उनसे जो धुआं प्रोड्यूस होता है, उसका जो वो बेसिक एलिमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। थर्ड यहाँ पे जो इसका सोर्स बताया गया है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होता है कि किसी भी चीज़ का गल सड़ के ख़त्म हो जाना। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, या जो भी ह्यूमन ने चीज़ें बनाई हैं उनकी डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट में जा रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है बाय फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। और सनलाइट इसलिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर सनलाइट के बगैर नहीं हो सकता। कार्बन साइकिल यही है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही बाहर आ रही है, उसको प्लांट्स जो है वो नेचुरली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यही वजह है कि प्लांट्स को जो है वो नेचुरल लंग्स कहा गया है एनवायरनमेंट का। अब ये जो यही प्लांट हैं, जब ये भी डिकम्पोज होंगे, इनके डिकम्पोज होने से, एनिमल्स की डिकम्पोजिशन से अगेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है एनवायरनमेंट में जा रही है। तो ये एक साइकिल जो है साइक्लिक फॉर्म में चलता जा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो शो की गई है कि डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिजम्स की या ऑर्गेनिक मैटर की, उससे फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। यही फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हमारी इंडस्ट्रीज में जलाए जाते हैं और अगेन इनके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह ये पूरा साइकिल जो है वो हमारी इन्वायरमेंट में रोटेट करता रहता है, ये रुक नहीं रहा। कहीं पे भी अगर किसी वजह से कहते हैं कि ये साइकिल रुक गया तो इसका मतलब है कि आपका एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। इसी तरह जो है वो अगला साइकिल जो दिया गया है वो ऑक्सीजन साइकिल दिया गया है। इसको देखें। अब ऑक्सीजन साइकिल क्या है। अभी जैसे ऊपर कार्बन साइकिल में हमने डिस्कशन की कि कार्बन डाइऑक्साइड की वो प्रोडक्शन, पौधे जो हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में यूज होती है। वो कैसे यूज हो रही है देखें जी। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, सांस लेने के अमल के दौरान ये ऑक्सीजन जो है वो हम अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड्स को निकाल रहे हैं बाहर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन किसकी तरफ जा रही है, प्लांट्स की तरफ, और प्लांट्स इसको किस में यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के अमल में। तो ये ऑक्सीजन का साइकिल इस तरह से चलता रहता है कि प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और यही ऑक्सीजन जब इन्वायरमेंट में जाएगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको अपने सांस लेने के अमल के लिए यूज करेंगे। तो इस तरह ये भी एक साइकिल जो है एक पूरा साइकिल रोटेट करता रहता है कि यहाँ पे इसमें कोई ब्रेकेज नहीं आता है। ये नेचुरल साइकिल्स हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं। ह्यूमन जो है वो अपनी एक्टिविटीज के जरिए से इन साइकिल्स को जो है खराब कर रहे हैं कि कार्बन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, इसकी डिस्टर्बेंस हो रही है। क्यों हो रही है? हाँ जी, कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल की डिस्टर्बेंस है। क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट को खुद जो है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसको खराब कर रहा है। यहाँ पे देखें जी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर दी फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल्स, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट। अभी आपको याद हो कि हमने ऊपर जो है वो कार्बन साइकिल में फॉसिल फ्यूल्स की बात की थी कि ये वही फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको जो है इंडस्ट्री में जलाया जाता है। इंडस्ट्री में क्यों जलाया जाता है? जाहिर बात है कि इंडस्ट्री में कोई भी जो आपने काम करना है तो एनर्जी के लिए इन फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है। अगर आप इनकी डेफिनेशन देखें, फॉसिल्स की क्या डेफिनेशन होगी? फॉसिल्स आर दी डेड रिमेन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जी, फॉसिल्स की बात की, डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब रिमेन्स क्या है?
जिसको आप उर्दू में कहेंगे बाकियात। बाकियात से क्या मुराद है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं तो उनके वो चीज़ें जो बाकी रह जाती हैं, कि जो डिकम्पोज नहीं हो रही होती, उनको बोलते हैं बाकियात। तो फोसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। कभी आपने कहीं पिक्चर वगैरह में या एनालाइज किया हो, कभी देखा हो, तो जैसे पत्थरों के दरमियान या कोई इस तरह जो है वो ऑर्गेनिज्म का जो ढांचा सा बना होता है, या कोई वैसे ही मिल गई है, या कहते हैं जी ये इस इतने साल पुरानी मम्मी है, तो एक्चुअली वो सब चीज़ें क्या है कि वो फोसिल्स में आ जाएंगी। अगली जो बात की गई है फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स मटेरियल। फॉसिल फ्यूल्स आर दी हाइड्रोकार्बन मटेरियल सच एज कोल, ऑयल एंड गैस। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो गैस जो है आप अपने घरों में जो यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है, जिसको आप अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं। या फिर अगर वो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं तो वो भी एक तरह का फ्यूल है, अगर गैस नहीं आती। तो फॉसिल फ्यूल्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो उन फॉसिल्स से गेन किए जाते हैं। और हाउ दे आर इम्पोर्टेंट, इनके बगैर हमारी लाइफ को गुजारा ही नहीं है। फॉसिल फ्यूल हाइड्रोकार्बन होंगे तो हम कोई जलने के लिए कोई एनर्जी जो है गेन कर सकेंगे। तो इसलिए जो फॉसिल फ्यूल जो है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है जी। फिर अगला टॉपिक है जी एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। अब आपने इकोसिस्टम को समझ लिया कि इकोसिस्टम है क्या, कि वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और अपनी ज़रूरियात के लिए इनको एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। अब एनर्जी फ्लो कैसे होता है? एनर्जी फ्लो का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म से वो एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म तक कैसे जाती है। सिंपल सी अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो जिस तरह आप जो है वो वेजिटेबल्स खाते हैं, तो कोई भी खाना या कोई भी फूड खा रहे हैं तो इसका मतलब है आप एनर्जी ले रहे हैं। अगर आप कोई वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो वेजिटेबल जो है वो प्लांट्स हैं, तो वो उन प्लांट्स की एनर्जी जो आपके अंदर चलेगी, तो इसका मतलब है ये एनर्जी फ्लो हुआ है इकोसिस्टम में, कि आपने प्लांट्स खाए, उन प्लांट्स से आपको एनर्जी मिली, आपने एक्टिविटीज की, तो ये एनर्जी का फ्लो हुआ। तो इस तरीके से एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाने को हम कहते हैं कि ये एनर्जी का फ्लो है। अब सिंपल जैसे मैंने बात स्टार्ट की कि अगर आप वेजिटेबल खाते हैं तो एक्चुअली आप प्लांट्स खा रहे हैं, तो प्लांट्स कहाँ से अपनी एनर्जी लेंगे? प्लांट्स के अंदर एनर्जी के लिए एक ही प्रोसीजर है कि वो किस तरीके से अपनी खुराक तैयार करते हैं, जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखें फोटोसिंथेसिस में भी देखें ये भी टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनी मेकिंग प्रोसेस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में सूरज की लाइट लेके अपने लिए खुराक बनाते हैं, इसलिए इस तरीके को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब क्योंकि प्लांट जो है वो अपनी डाइट जो है वो खुद बना रहे हैं, अपनी खुराक खुद बना रहे हैं अपने अंदर, इसलिए इन प्लांट्स को जो हम नाम देंगे प्रोड्यूसर्स का। प्रोड्यूसर्स मीन पैदा करने वाले, कि जो अपनी खुराक जो है वो खुद अपने लिए बना रहे हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं प्रोड्यूसर्स का। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो है वो सनलाइट लेंगे और इसको अपनी केमिकल एनर्जी के तौर पे स्टोर करेंगे और अपने लिए खुराक बनाएंगे, तो प्लांट्स को नाम दे दिया हमने प्रोड्यूसर्स का। अब वो एनिमल्स, हमें पता है कि एनिमल्स अपनी खुराक अपनी बॉडी में खुद ब खुद नहीं बनाते, उन्हें खुराक खानी पड़ती है। ऑरल डाइजेशन है कि उन्हें अपनी खुराक जो है वो अपने मुंह के जरिए खानी पड़ती है। तो इसलिए इन एनिमल्स को जो है हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं, कि वो कंज्यूम कर रहे हैं, उस खुराक को खा रहे हैं, उससे अपनी एनर्जी ले रहे हैं। अब एनिमल्स में कंज्यूमर की जो है वो डिफरेंट जो है वो टाइप्स यहाँ पे बताई गई हैं। वो और एनिमल्स जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स। जी ये देखें, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी का मतलब होता है पहला, कंज्यूमर का मतलब है किसी चीज को कंज्यूम करना या खाना, और हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाने वाले। हर्बीवोर्स का मतलब है प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स। उसके बाद अगली टर्म यूज यहाँ पे की गई है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी नाम से जाहिर है सेकेंड आने वाला, तो वो ऑर्गेनिज्म जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को या हर्बीवोर्स को खाते हैं, इनको हमने नाम दिया है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। या फिर जो ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को आगे से खाते हैं, इनको हमने नाम दिया है टर्शरी कंज्यूमर्स का, या इनको नाम दिया गया है कार्निवोर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने दो टर्म्स पढ़ ली हैं, एक हर्बीवोर्स पढ़ी है, हर्बीवोर जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कह रहे हैं, और कार्निवोर जो है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसको हम बोल रहे हैं कार्निवोर्स। अब कार्निवोर जहाँ वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है या फिर टर्शरी कंज्यूमर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरी टर्म जो है वो डिस्कशन की गई है यहाँ पे, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, तो ओमनीवोर्स है। जैसे आप खुद अपनी एग्जांपल देखें कि आप वेजिटेबल्स भी खाते हैं, आप मीट भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं, तो आप जो है वो ओमनीवोर्स में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो डायग्राम में डिस्कशन की गई है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की गई है कि आपको समझाया गया है कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में।
आप देखें यहाँ पे जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो अगेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहा है। प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट, वो ज़मीन में है, ज़मीन में उन्हें अपने लिए जो है वो करने के लिए कुछ ना कुछ मिनरल्स चाहिए, नमकियात चाहिए। तो ज़मीन के अंदर जो मौजूद जो वो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ज़मीन को ये इस तरह चीज़ें जो है वो कुछ देते हैं, या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो यहाँ पे ये देखें जी डायग्राम बनाई भी गया है कि डिकम्पोजर में बैक्टीरिया होते हैं। अब प्रोड्यूसर्स ने सनलाइट से एनर्जी ली और साथ में फोटोसिंथेसिस के अमल से अपनी खुराक बनाई। तो पौधों ने तो अपनी एनर्जी जो है खुद गेन कर ली, अपनी खुराक बना ली। इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले, जिनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स नाम दे रहे हैं। हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। प्राइमरी इसलिए बोला है कि सबसे फर्स्ट लेवल पे ये आ रहे हैं, इसलिए इनको प्राइमरी बोला जा रहा है। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर प्लांट था, इसको जो है ये ग्रास ऊपर ने खाया, इस ग्रास ऊपर को यहाँ पे माउस खाएगा या इस माउस को स्नेक खा रहा है। तो ये सब किस में आ रहे हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर में, या इसको नाम दिया जा रहा है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का मतलब है कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। देन इस स्नेक को जो है ये ईगल खा रहा है। अब ये ईगल खा रहा है तो ये आ गया टर्शरी कंज्यूमर में। और एटलीस्ट में क्या होता है, खाने के बाद ये अब जब मर जाते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये पूरा जो है वो एक इकोसिस्टम है कि जिसमें एनर्जी जो है फ्लो हो रही है, सनलाइट से स्टार्ट हुई प्रोड्यूसर से, और करते करते एटलीस्ट कहाँ पे आई कि जहाँ पे ये जब एनिमल की डेथ हो जाएगी तो यहाँ पे हीट जो है वो एक तो वो डिकम्पोजर इसको जो है वो ख़त्म कर देंगे और इससे जो एनर्जी ली थी वो एनवायरनमेंट में दोबारा चलेगी। तो एनर्जी फ्लो जो है इस तरह इकोसिस्टम में होती रहती है और ये एक पूरा जो है साइकिल की तरह चलती है। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फूड चेन एंड फूड वेब। अभी हमने जो एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम पढ़ा। एनर्जी फ्लो में हमने क्या पढ़ा कि एक चेन की फॉर्म में एनर्जी जो है जाती है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये एक चेन डेवलप हो रही है। तो इसी तरह वो फीडिंग रिलेशनशिप जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल तक अपनी एनर्जी पहुंचाते हैं और जिस तरह अपनी डाइट लेते हैं, इसको हम बोल रहे हैं फूड चेन। अब फूड चेन का सबसे पहला लेवल जो है वो प्लांट्स ही होंगे, क्योंकि प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। इन प्लांट्स को कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को आगे से कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा। तो इस तरह ये फूड चेन जो है बनती जाती है। जैसे पिक्चर में देखें जी, फूड चेन शो की गई है। प्लांट्स आर दी प्रोड्यूसर। इन प्लांट्स को अगर रैबिट खा रहा है, अब रैबिट जो है इसको आगे से फॉक्स खा रही है, फॉक्स इज द प्राइमरी कार्निवोर्स, और इस फॉक्स को अगर लायन खा रहा है तो ये सेकेंडरी कार्निवोर्स है। अब ये भी हो सकता है कि किसी एक चीज को खाने वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो। जैसे पिछली एग्जांपल में हमने पढ़ा कि प्लांट को जब वो ग्रास ऊपर खा रहा था और ग्रास ऊपर को माउस खा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या शो किया गया कि प्लांट है, प्लांट को रैबिट खा रहा है और रैबिट जो है वो हर्बीवोर्स में आ गया। तो ये एक पूरी जो है वो चेन बनती जा रही है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से अपनी एनर्जी लेते हैं। तो इसको हम नाम देंगे, ये एक फूड चेन है हमारे पास। फूड चेन के बाद जो अगली डिस्कशन यहाँ पे की गई है फूड वेब की गई है। फूड वेब से क्या मुराद है? वेब का मतलब होता है एक जाला सा बन जाना, कि जिसमें एक चीज को खाने वाले ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो। इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे जो है वो डायग्राम में दी गई है, उसको देखते हुए आप देखें। सबसे पहले यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं जी, इसकी एग्जांपल देखें। सबसे पहले जो भी फूड चेन हो या फूड वेब हो, स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले प्रोड्यूसर। यहाँ पे जो ग्रास शो की गई है ये एक्चुअली क्या है, दीज आर दी प्रोड्यूसर्स। अब इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कितने हैं? यहाँ पे एक माउस शो किया गया है, ये प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। ग्रास ऊपर है, ये भी प्राइमरी कंज्यूमर, और रैबिट भी। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब इस रैबिट को खाने वाले ऑर्गेनिज्म देखें, एक फॉक्स है, एक इसी रैबिट को खाने के लिए हॉक है। ठीक है, यहाँ फिर इस माउस को देखें, इस माउस को खाने के लिए फॉक्स, इसी माउस को खाने के लिए आउल है। तो ये इस तरह से ये एक फूड वेब बन रही है। फूड वेब से मुराद ये है कि एक जाल बन रहा है कि जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट तरीकों से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक देखी जाए तो ये एक फूड वेब है कि जिसमें माउस को आउल भी खा रहा है, माउस को फॉक्स भी खा रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें एक और जो है फूड वेब शो की गई है। ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग भी खाता है और बर्ड भी खाता है, और इसी फ्रॉग या बर्ड को स्नेक खा रहा है और इस स्नेक को आगे से हॉक खा रहा है। तो ये भी एक जो है फूड वेब की एग्जांपल दी गई है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। सिंपली अगर आप फूड वेब को कहें, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये डिफरेंट फूड चेन आर जॉइंट टुगेदर टू मेक अ फूड वेब। ये आप एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं कि एक फूड वेब की ये एग्जांपल दी गई है, एक फूड वेब की ये एग्जांपल दी गई है कि जिसमें ग्रासेस हैं, ग्रास को ग्रास ऊपर खा रहा है, फ्रॉग है, स्नेक है और इसको ये खा रहे हैं, ये एक फूड वेब है। तो इस तरह डिफरेंट फूड चेन्स मिलके एक फूड वेब बनाती हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को खाया जाता है डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ डिकम्पोजर्स आर वेनिश फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आप ये सोचें कि ये डिकम्पोजर्स होते क्या हैं।
डिकम्पोज का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें, अगर आपने देखा हो कि कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई गल सड़ रहा हो, जैसे कोई कहीं कोई जानवर मर गया है, कोई परिंदा मरा हुआ है, या जहाँ पे कोई वेजिटेबल्स या कोई प्लांट्स वगैरह ऐसे फेंके गए, तो आपने देखा वो आहिस्ता 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 गलना सड़ना शुरू हो जाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। तो एक्चुअली क्या है, वो डिकम्पोज हो रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो रहे हैं। तो डिकम्पोजर्स वो होंगे। अब डिकम्पोजिशन का अमल कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं, कुछ बैक्टीरिया आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन का अमल करते हैं। डिकम्पोजिशन का अमल मैंने बताया कि वो अमल जिसमें ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होते हैं, ऐसा ऐसा गल सड़ के खत्म हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ डिकम्पोजर आर वैनिश्ड। वैनिश्ड का मतलब है खत्म हो जाना, फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। अगर आपकी जमीन में ये डिकम्पोजर्स खत्म हो जाएं तो क्या होगा। जाहिर बात है कि एक जो चीज़ जो पड़ी हुई है एनवायरनमेंट में, बैक्टीरिया या डिकम्पोजर उसको खत्म कर रहे हैं, उसको आपके एनवायरनमेंट से खत्म कर रहे हैं। कुछ अर्सा तक कोई बिल्ली या कोई जानवर कोई मरा पड़ा रहे तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखें वो उसी जगह पे अगर पड़ा रहा है तो आहिस्ता 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 उसकी स्किन और उसके सारा वो मीट वहाँ से वो खत्म हो जाएगा। एंड पे क्या रह जाता है, उसकी हड्डियाँ, मतलब वो खत्म हो गया, वो डिकम्पोज हो गया। तो अगर ये डिकम्पोजर्स ना हो, ये बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में इनको डिकम्पोज करने के लिए ना हो, तो क्या हो जाएगा कि वो डेड बॉडीज जो है वहीं की वहीं जमा होती जाएंगी, तो हमारा एनवायरनमेंट का सारा एक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जो है डिकम्पोजर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में लाजमी है जी। उसके बाद अगला जो है टॉपिक आ रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब पिरामिड्स क्या है, एक्चुअली पिरामिड्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेवल, ट्रॉफिक लेवल्स। अब इसमें दो बातें की गई हैं इसमें, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल में जैसे हमने बात की कि ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। अब पिरामिड क्या है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, और एनर्जी फ्लो जो है वो उनके एनवायरनमेंट में कैसा हो रहा है। तो इस सब को जो इकोलॉजिकल पिरामिड या उनको ट्रॉफिक लेवल्स को कहा जा रहा है, जिसमें प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, हर्बीवोर्स आएगा, प्राइमरी कार्निवोर्स आएंगे, ये सब जो है वो उनका रिलेशनशिप कैसे है, तो इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में शो करने को हम बोल रहे हैं पिरामिड। पिरामिड की बेस में हमेशा जो है वो प्रोड्यूसर या ग्रीन प्लांट होंगे। आपने देखा है कि अभी जैसे हमने फूड चेन पढ़ा है या फूड वेब पढ़ा है या एनर्जी फ्लो इन एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो उसमें हमेशा बात की गई है प्रोड्यूसर से, यानी प्लांट से। तो कोई भी वहां पे जो स्टेप वहां पे आ रहा है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की बात की जा रही है, क्योंकि एनर्जी फ्लो वहीं से स्टार्ट होना है। अब देखें यहाँ पे ये इकोलॉजिकल पिरामिड जो है शो की गई है, पिरामिड शेप है। इसके बेस में देखें जी, सबसे पहले जो है वो प्लांट शो किए गए हैं। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, उसको फिर खाने वाले जो है वो कार्निवोर्स हैं और उनके डिफरेंट लेवल हैं। तो इस सबको जो है हम नाम दे रहे हैं, ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड में अगर आप बात करें तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन ईच लेवल। अब लेवल से क्या हमारा, जैसे मैंने अभी बात की कि ये ट्रॉफिक लेवल है। अब ट्रॉफिक लेवल में ये पहले जो है वो प्लांट्स हैं ये, और यहाँ पे ये इसका एक ट्रॉफिक लेवल है कि प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम बोलेंगे ये एक ट्रॉफिक लेवल है। अब इसकी बात की जाए तो ये फिर एक ट्रॉफिक लेवल है। तो आप इसमें देखिए पिरामिड की शेप बनती जा रही है, ठीक है। स्टार्ट में प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा तादाद में, लेकिन उनको खाने वाले ऑर्गेनिज्म कम, फिर उसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म और कम। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी शो की गई है कि अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका मैस जो है वो 100,000 किलोग्राम है, तो अगले ट्रॉफिक लेवल पे ये 10% डिक्रीज हो जाएगा। 10% डिक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पे 100,000 ग्राम था, तो यहाँ पे कितना रह गया, 10,000 ग्राम। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है वो 10,000 से फिर कितना रह गया, 1,000 ग्राम। तो इस तरह से ट्रॉफिक लेवल पे, इकोलॉजिकल पिरामिड में हर ट्रॉफिक लेवल पे देयर इज अ डिक्रीज इन द मैस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और एक और बात जो इसमें है कि मैस ऑफ ऑर्गेनिज्म भी 10% डिक्रीज करती है, और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे डिक्रीज ऑफ एनर्जी लेवल भी 10% जो है होता है। देयर इज 10% डिक्रीज ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है जी। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में भी डिक्रीज ऑफ एनर्जी जो है वो 10% हो जाएगा। अगला जो टॉपिक आ रहा है इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होना या इन्हिसार करना। जैसे हमने बात की थी कि हम ऑर्गेनिज्म, हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर किस तरह डिपेंड करते हैं। हमें जो है वो खाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम अपनी खुराक के लिए जो डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या प्लांट्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं। अब इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि इकोसिस्टम में रहने वाले जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं, या उनके क्या तरीके हैं या किस वेज में वो करते हैं। तो आपकी बुक में यहाँ पे जो है वो 3 मेजर वेज बताए गए हैं जिसपे
ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। अब 3 मेजर में सबसे पहले नंबर 1 पे आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन वो रिलेशनशिप है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है उसको नाम दिया गया है प्रीडेटर का, शिकार करने वाला, और वो जो शिकार हो जाता है उसको नाम दिया गया है प्रे का। ठीक है, प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज्म जो शिकार करता है और जो शिकार बन गया है उसको हम बोलते हैं प्रे। डायग्राम में जैसे यहाँ पे शो किया गया है, ये फ्रॉग है और ये कोई इंसेक्ट को खा रहा है। यहाँ पे फ्रॉग है, इसको हम बोलेंगे कि ये प्रीडेटर है, और इंसेक्ट्स है जिसको ये खा रहा है इसको हम बोलेंगे ये प्रे है। अब किसी भी इन्वायरमेंट में प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है प्रे शिकार होगा तो उसको खाने वाले जानवर होंगे। शिकार क्यों होगा? क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म को अपनी खुराक के लिए ये चाहिए, तो इसलिए प्रे का होना वहाँ पे उसकी पॉपुलेशन सपोर्ट करती है। जितने ज्यादा यहाँ पे प्रे होंगे उतने ही प्रीडेटर जो है होंगे। अगर प्रे यहाँ पे खत्म हो जाए, इंसेक्ट्स अगर खत्म हो जाए, तो प्रीडेटर का क्या बनेगा कि उसको अपनी खाने के लिए खुराक ही नहीं मिलेगी, तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो ये प्रीडेटर भी आहिस्ता आहिस्ता इस एनवायरनमेंट से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जी, इंटरडिपेंडेंस का जो दूसरा वे बताया गया है वो है जी कंपटीशन। कंपटीशन को उर्दू सिंपल वर्ड्स में देखें तो इसका मतलब होता है मुकाबला, कि कहाँ पे जो कंपटीशन हो रहा है कि मुकाबला क्या हो रहा है। मुकाबला ऑर्गेनिज्म के दरमियान किन चीज़ों के लिए हो रहा है, वहाँ के सोर्सेज के लिए। एनवायरनमेंट में कौन कौन से सोर्सेज हैं? सबसे पहला जो फूड हो सकता है, वाटर, फिर शेल्टर मतलब रहने की जगह, सनलाइट, इन सब का जो है ये सोर्सेज को गेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म का आपस में मुकाबला, इसको हम बोल रहे हैं कंपटीशन। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप देखें, अगर कोई आप किसी ज़मीन में लें, कोई थोड़ी सी जगह लें या कोई पॉट वगैरह ले लें, उसमें आप प्लांट्स उगाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप ज़्यादा बीज डालते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे बीज जो है वो पौधे बन जाए। कुछ बीज जो हैं वो उग जाते हैं, पौधा बन जाता है, कि जबकि कुछ नहीं बनते। तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है कि उन बीजों का आपस में कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उसी मिट्टी से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। तो उनके कंपटीशन है कि जिसमें कुछ जो है उस कंपटीशन में जीत जाएंगे, वो ग्रो कर जाएंगे, और जो वो उस अपने एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, वो ग्रो नहीं करेंगे, तो वो उस कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। या सिंपल एक और एग्जांपल आप लेते हैं, जंगल में आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अगर एक जंगल की एग्जांपल लेते हैं, उसमें वहाँ पे रहने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, वहाँ पे लायंस वगैरह भी हैं, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, ज़ेब्रास हैं। सब ने अगर वहाँ रहना है तो उनको उसी जंगल के अंदर से अपनी जो है वो खुराक खानी है। वहीं पे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी खाएंगे, या उस वहाँ पे रहने के लिए पानी के रिसोर्सेज हैं, कहीं पे किसी एक जगह पे पानी के, सब ऑर्गेनिज्म ने वहाँ पे पानी पीने के लिए आना। उसी पानी के अंदर रहने वाले भी कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वहाँ पे उनके दरमियान में एक कंपटीशन होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो इन कंपटीशन को, इन सख्त हालात को जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं, वही आगे जो बढ़ते हैं, और जो इस कंपटीशन में रह जाते हैं तो अल्टीमेटली वो उस एनवायरनमेंट से खत्म होते जाते हैं। अब इस कंपटीशन में जो है वो दो तरह की बात की गई है, कि एक जो कंपटीशन है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है, और एक जो है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, किसी चीज के अंदर। अंदर का मतलब है कि वो कंपटीशन जो सेम पॉपुलेशन के दरमियान हो। ठीक है, सेम पॉपुलेशन की मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि अगर एक ही जगह पे एक जैसे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वो एक ही पॉपुलेशन होगी। जैसे एक ही जगह में कोई एक ही टाइप के स्पीशीज के प्लांट उगाए गए हैं तो वो उनकी पॉपुलेशन है। यहाँ किसी एरिया में वो एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा भेड़ बकरियां रह रही हैं तो वो उनकी एक पॉपुलेशन होगी। तो उनके दरमियान, एक ही पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो कंपटीशन है उसको नाम दिया जाता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा मीन विद इन या इन बिटवीन, उसके अंदर अपने ऑर्गेनिज्म के दरमियान। दूसरी कंपटीशन की हमने जो टाइप पढ़ी है वो है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है? ये डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान हो रहा है। डिफरेंट स्पीशीज से मुराद जंगल की, जैसे मैंने एग्जांपल ली, वहाँ पे जो है वो भेड़ें भी रह रही हैं, वहाँ पे डियर्स भी हैं, वहाँ पे बियर्स भी हैं, वहाँ पे लायंस भी हैं। तो उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान वो सब की सब क्या है, वो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उनके दरमियान जो कंपटीशन होगा उसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अच्छा जी, थर्ड जो इंटरेक्शन जो एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म की होती है वो है जी सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस क्या है? सिम्बियोसिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब क्लोजली रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान की, जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को कुछ फायदा भी पहुंचा रहे होंगे, कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे जो वो बात की गई है वो ऑर्गेनिज्म के सिम्बियोसिस के रिलेशनशिप में दो तरह टाइप की बात की गई है, कमेंशलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। ठीक है, कमेंशलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। अब देखिए कमेंशलिज्म क्या है। कमेंशलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, इसमें से एक ऑर्गेनिज्म तो फायदा उठाता है जबकि किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है
दी गई है। लाइकन्स या छोटे प्लांट जो है वो किसी ट्री के साथ लगे होंगे, जैसे यहाँ पे शो भी किया गया है, ये ट्री शो किया गया है और इसके साथ जो है वो लाइकन्स या छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये प्लांट्स या लाइकन्स, तो ये प्लांट्स या लाइकन क्या कर रहे हैं, इस ट्री से अपनी खुराक तो ले रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न वो उस ट्री को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो ये वाला रिलेशनशिप है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कमेंशलिज्म के, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है कि जबकि दूसरा जो है वो हार्मलेस है, उसे ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन आप देखें कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो कर रहे हैं, इनका एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन है ना। सेकेंड टाइप जो बात की गई है म्यूचुअलिज्म की, म्यूचुअलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई बेनिफिट दे रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल पॉलिनेशन दी गई है कि जब भी कोई बर्ड्स जो है वो प्लांट्स के पास आएंगे, अब बर्ड्स ने क्या करना है, प्लांट से कोई नेक्टर रिसीव करना है, यहाँ से अपना जूस वगैरह लेंगे, अपनी खुराक लेंगे। लेकिन जब यही बर्ड्स या इंसेक्ट्स प्लांट्स के पास आते हैं, वो अपनी वहाँ से खुराक ले रहे हैं, उसका जूस सक कर रहे हैं, साथ ही साथ इस प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इन बर्ड्स के साथ जो है वो माइग्रेट कर देंगे। जब बर्ड्स जहाँ जहाँ जाएंगे वो उसके पोलन ग्रेन्स को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स की जो है पोलिनेशन में हेल्पफुल है ये बर्ड्स। तो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये म्यूचुअलिज्म है। अभी तक तो जो हमने बात की वो है ऑर्गेनिजम्स की इंटर रिलेशनशिप की बात की, जिसमें एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, एनर्जी फ्लो हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है। अगली बात जो हम कर रहे हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। इम्बैलेंस का मतलब है किसी चीज का तवाज़ुन बिगड़ जाना, उसका बैलेंस खत्म हो जाना। अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का क्या मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में या इकोसिस्टम में कैसे इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसका बैलेंस खराब करने की वजूहत बन रही है। सबसे पहले नंबर 1 पे है जी इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशी। सबसे पहले तो आप इसमें देखें जी स्पीशीज क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम स्पीशी बोल रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब है तारुफ करवाना, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू स्पीशी। अब इन्वायरमेंट में किसी न्यू स्पीशीज का इंट्रोडक्शन करवा देना, मतलब कि वो इस इन्वायरमेंट में पहले मौजूद नहीं थी, कि नेचुरली नहीं थी। जैसे आपको पता है कि हर चीज, हर ऑर्गेनिज्म हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है, उनकी वो स्पेसिफिक का है रहने की जगह जहाँ पे वो रहते हैं। कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म वहां पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि वो वहां से पहले मौजूद नहीं था, तो ये एक इकोसिस्टम का इम्बैलेंस क्रिएशन की वजह बनेगा। एग्जाम्पल जैसे दी गई है कि फिलीपाइंस में था कि कुछ स्पीशीज और टोड की वहां पे इंट्रोड्यूस करवाएंगी। फिलीपाइंस में टोड्स, अब टोड क्या है, ये भी मेंढक की एक टाइप है जिसको हम टोड बोलते हैं। एंड गोल्डन स्नेल, क्योंकि वो वहां पे रहने वाले थे ही नहीं, उनका वो हैबिटेट ही नहीं था, लेकिन वहां पे उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब जब ये इनकी स्पीशीज वहां पे इंट्रोड्यूस करवाई गई तो इन्होंने तो अपनी खुराक वहां से ले ली, लेकिन इन जानवरों को खाने वाला और कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं था। तो क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन जो है वहां पे अनकंट्रोलेबल होगी, कि वो जानवर खुद तो अपनी खुराक लेके, टोड्स एंड गोल्डन स्नेल बढ़ते गए कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन ये वहां पे उस तेजी से खत्म नहीं हुए कि किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रे नहीं बने। तो इस तरह से एक जो स्पीशी एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवाई गई तो इसने एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएशन की वजह बना। सेकेंड जो इम्बैलेंस की बात की गई है वो है ओवर हंटिंग। हंटिंग का मतलब है शिकार करना, और ओवर हंटिंग का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा शिकार कर देना, कि कहीं पे ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म को खाना शुरू कर दें, या जो ह्यूमन बींग जो है वो बहुत ज्यादा शिकार करना शुरू कर दें, तो क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार किया जा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता उस एनवायरनमेंट में से खत्म होता जा रहा है। उस एनवायरनमेंट में खत्म होने का क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म भी तो किसी और की खुराक होगा ना। तो इस तरह से एनवायरनमेंट में एक इम्बैलेंस जो है क्रिएट होता जा रहा है। और ये कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पीशीज की बहुत ज्यादा हंटिंग की जाए तो ये जो है वो एक्सटिंक्शन का कॉज बनती है। एक्सटिंक्शन क्या है कि मादूम हो जाना, कि वो स्पीशीज में भी वो खत्म ही हो जाए, कि उनकी कोई भी स्पीशीज इस तरह बाकी रह ही ना जाए कि जिसकी वजह से उनकी रिप्रोडक्शन हो सके, कि वो अपनी आबादी को बढ़ा सके। तो इस तरह ये बहुत ज्यादा ओवर हंटिंग से वो स्पीशीज ये भी हो सकता है कि इस एनवायरनमेंट से ही अपने खत्म हो जाए और दोबारा आए ही ना। तीसरा जो इसमें है इम्बैलेंस की वजह, शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई। अब वाटर सप्लाई, वाटर, पानी की अहमियत का आपको खुद भी पता है कि हमारे हर काम में जो है वो वाटर जो है वो यूज हो रहा है। ना सिर्फ हम इंसान बल्कि हर ऑर्गेनिजम्स को, इवन प्लांट्स को, जानवरों को जो है वो सर्वाइव करने के लिए पानी की जरूरत है। पौधे अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो उनका जो है वो प्रोसीजर वो फोटोसिंथेसिस का नहीं होगा, उनको खुराक नहीं मिली, पौधे जो है वो वहाँ पे गल सड़ जाएंगे, तो प्रोड्यूसर्स ही हमारे खराब हो गए। या जो भी ऑर्गेनिज्म पानी के ऊपर रहता है, जब पानी नहीं मिलेगा तो ज्यादा दिन तक वो जिंदा नहीं रह सकते। तो आपके एनवायरनमेंट में अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई हो रही है, कि पानी के रिसोर्सेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, ये खराब होते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसका इम्बैलेंस की वजह बन रहे हैं।
आप खुद देखें, जैसे आप अपने डोमेस्टिक यूज़ में पानी यूज़ कर रहे हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस पानी के इस्तेमाल के बढ़ने की वजह से वेस्ट वाटर भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। फिर क्या किया जाता है कि जो जितना भी गंदा पानी है उसको जो है वो क्लीन वाटर में या फ्रेश वाटर बॉडीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ भी ख़राब हो रही हैं। यहाँ पे मैंने बात किया फ्रेश वाटर बॉडीज़। फ्रेश वाटर बॉडीज़ से मुराद जो है वो जगह जहाँ पे साफ पानी होता है, जैसे किसी भी रिवर का हो सकता है, किसी किनाल का, लेक्स का, ये सारी जो है इनको हम वाटर बॉडीज कहेंगे, फ्रेश वाटर बॉडीज कहेंगे। फ्रेश वाटर बॉडीज इसलिए क्योंकि ये नेचुरली जो है वो कुदरत की तरफ से हमें मिली हुई है। तो जब इन्वायरमेंट में इंसान अपनी ही एक्टिविटीज की वजह से जो है उस अपनी फ्रेश वाटर बॉडीज को खत्म करता जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि फैक्ट्रीज डिस्चार्जिंग वेस्ट इन द वाटर बॉडीज। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं अपना वेस्ट वाटर जो है वो वन वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर रही हैं, तो साफ पानी की कमी होती जा रही है। या ये कुछ जो वजह है कि वो इन्वायरमेंट में खुश्क साली का भी बायस बन सकती है। तो इस तरह से शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई हमारे इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस कॉज कर रही है। फोर्थ नंबर पे जो बात की गई है माइग्रेशन की। अब माइग्रेशन का मतलब है कि एक जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी उस जगह को छोड़ के किसी और ऑर्गेनिज्म में चला जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन चेंज होगी और ये भी इन्वायरमेंट की डिस्टर्बेंस का वजह बनेगी। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि बहुत ज्यादा परिंदे जैसे इकट्ठे होकर अगर वो अपने हैबिटेट को, जो इनिशियल हैबिटेट था, उसको छोड़ के किसी और कंट्री में या किसी और जगह पे चले जाते हैं तो ये इन्वायरमेंट का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम सीखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जमीन का गर्म हो जाना, या सिंपल वर्डिंग में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को जब भी डिस्कस करेंगे तो इसकी रीजंस देखेंगे कि कौन सी रीजंस है, किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस टॉपिक में जो डिस्कशन की गई है ग्रीन हाउस गैसेस की और ग्रीन हाउस इफेक्ट की डिस्कशन की गई है। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? कुछ ऐसी गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अब इनको क्यों ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं? क्योंकि ये हीट एनर्जी को या सनलाइट से जो आने वाली इंफ्रारेड रेज हैं इनको ट्रैप कर लेती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो कुछ गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या वाटर वेपर्स, ये सब के सब जो है इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे डायग्राम में देखें, ये हमारा जो है वो अर्थ का एनवायरनमेंट शो किया गया है। यहाँ से सनलाइट आ रही है और कुछ गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये इस हीट को ट्रैप कर लेते हैं। किस तरीके से ट्रैप करते हैं ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में देती हूँ जी। इस डायग्राम में इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया है। अब ये अर्थ शो किया गया है जो हमारा एनवायरनमेंट है। हमें पता है कि सूरज से आने वाली रेज जो है हमारी इन अर्थ तक इजीली पहुंच सकती हैं। सूरज से जो रेज आ रही हैं अर्थ तक आ गई, आने के बाद इसमें कुछ रेज जो है अर्थ के एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ रेज जो है रिफ्लेक्ट होंगी। यही रेज जो है वो कुछ एब्जॉर्ब होगी और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये हमारे एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जा सकती। ना बाहर जाने की रीज़न इनमें क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस हैं एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होगी, ये सब गैसेस इस रेस को इंट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। और इस ग्रेजुअल इंक्रीज को ही हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है। अब आप अपनी इस पिक्चर में भी देखें जो आपको इधर शो की गई है आपके टेक्स्ट में, यहाँ पे ये चीज़ शो की गई है जी। इस डायग्राम में भी देखें, सूरज से आने वाली रेज हैं एनवायरनमेंट में आ रही हैं, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है एनर्जी और गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इस एनर्जी को इसी एनवायरनमेंट में इंट्रैप कर लेती हैं। इंट्रैप का मतलब है वहीं पे रख लेती हैं और इसको एनवायरनमेंट से बाहर निकलने नहीं देती, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। और इसी फिनोमिना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जितनी ज़्यादा ये गैसेस जो है एनवायरनमेंट में आती जाएंगी उतना ही ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना बढ़ता जाएगा। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में जी। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट देखें जी। आइस इन द पोलर रीजन जो है वो मेल्ट हो जाएगी। जितनी ज़्यादा आइस मेल्ट हो जाएगी उसकी वजह से उतनी ज़्यादा फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाएगा, ह्यूमन लाइफ को खतरा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जो डायग्राम शो की गई हैं इसमें एक्चुअली जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स जो है वो डायग्राम की सूरत में शो किए गए हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला जो शो किया गया ये हीट वेव्स हो सकती हैं कि बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाएगी, एनवायरनमेंट हमारा जो है गर्म होता जाएगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो सबसे पहला इफेक्ट है ये हीट वेव्स है जी। और यहाँ पे जो सेकंड शो किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पे गैसेस जो है वो शो की गई हैं कि किस तरह उनका एमिशन हो रहा है और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। एमिशन ऑफ गैसेस इंक्रीज इन एमिशन ऑफ गैसेस, जितना ज़्यादा गैसेस का एमिशन बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा ये गैसेस एनवायरनमेंट में ज़्यादा होंगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट का नतीजा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। थर्ड पे ये शो किया गया है जी पोलर रीजन की मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन्स। नंबर 4 पे जो इसका इफेक्ट शो किया गया है स्टॉर्म्स आ जाएंगे, मतलब तूफान आ सकता है बहुत ज़्यादा। देन ये ड्रॉट शो की गई है, ड्रॉट का मतलब होता है खुश्क साली। फ्लड्स, सैलाब आ सकते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, आइस इन द पोलर रीजन जो है ये मेल्ट हो सकती है, इसको आप जो है वो मेल्टिंग ऑफ आइस या लैंड स्लाइडिंग भी कह सकते हैं। लैंड स्लाइडिंग का मतलब है कि पहाड़ों के जो टुकड़े जो है वो गिर जाते हैं और रास्ते जो है ब्लॉक हो जाते हैं, ह्यूज मैसेज, बिग मैसेज ऑफ लैंड, तो इसको लैंड स्लाइडिंग कह रहे हैं कि जो पहाड़ों से गिरते हैं। तो ये सारे जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स शो किए गए हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रही है, या इसके बहुत ज़्यादा खतरात हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। अगला टॉपिक यही है कि फैक्टर इफेक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अब कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले नंबर 1 पे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। हमें पता है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, हमें जो है फॉसिल फ्यूल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। चाहे व्हीकल्स चलानी हो, अपनी इंडस्ट्री को चलाना हो, तो उसके लिए हमें इन फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। फॉसिल फ्यूल क्या है कि जितना भी ईंधन इन फैक्ट्रियों में या हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल वगैरह या डीजल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल हैं। इनका फॉसिल फ्यूल यही जब बर्न किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में या व्हीकल में, तो ये कुछ जो है गैसेज रिलीज करते हैं। जैसे हमने बात की ग्लोबल वार्मिंग पे कि ये गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड्स हैं, या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, ये सब के सब ग्रीन हाउस गैसेज में आ जाते हैं और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ये पहला फैक्टर है जो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बन रहा है। इन गैसेस के अलावा भी और भी कुछ जो पार्टिकुलेट मैटर या पॉइजनस मटेरियल जो एनवायरनमेंट में रिलीज किए जाते हैं, जिनको हम जो है एयर प्लूटेंट का नाम दे रहे हैं। प्लूटेंट मीन एनी टॉक्सिक मटेरियल इन आवर एनवायरनमेंट। तो एयर प्लूटेंट का मतलब कि जो हवा में टॉक्सिक मटेरियल आ जाते हैं और जो पॉइजनस है, पॉइजनस मीन जहरीले हैं, हार्मफुल, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सब के सब एनवायरनमेंट में कहाँ से आ रहे हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से। जी यहाँ पे देखें जो एयर प्लूटेंट्स आ रहे हैं, नंबर 1 पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, अगर आप इनका फार्मूला देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है 1, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या एटम है तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलेंगे। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 आइटम्स आ जाते हैं, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस गैस है। अब अगर एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड आ रही है तो ये ह्यूमन को किस तरह से डिस्टर्ब कर रही है, इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये डिजीनेस कॉज कर सकती है। दूसरा इफेक्ट इसका ये ब्रेन डैमेज कर सकती है। तीसरा इफेक्ट है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कर सकती है, मींस सांस लेने की बीमारियां हो सकती हैं, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। अगर इंसान कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर ले तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कर देती है। उसके बाद जो एनवायरनमेंट में और एयर प्लूटेंट्स की बात की गई है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात की गई है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम NOx भी बोलते हैं। NOx का मतलब है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो सकता है। देन सल्फर डाइऑक्साइड भी एक गैस है, पॉइजनस मटेरियल है। बेसिक इनका जो शो किया गया है, ये दोनों मिलके एसिड रेन कॉज करती हैं। एसिड रेन जिसको आप तेजाबी बारिश भी कहते हैं। इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो और कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ये भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है, लंग कैंसर कॉज कर सकती है अगर इनहेल कर ली जाए तो, और निमोनिया भी कॉज कर सकती है। जी तो अब देखें ये डिफरेंट गैसेस हैं, ये एयर प्लूटेंट भी हैं, एक तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का कॉज भी बन रही हैं, इसके अलावा ये ह्यूमन हेल्थ को बुरी तरह से इफेक्ट कर रही हैं। इसी तरह अगला फैक्टर जो आ रहा है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात, और डी का मतलब होता है उस चीज की कमी होती है ना जो उसको
काट देना, तो डिफॉरेस्टेशन नंबर 2 पे है डिफॉरेस्टेशन जी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जंगलात की कटाई को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के भी हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे। ये भी एक मेजर रीजन है ग्लोबल वार्मिंग की। जैसे जैसे जंगलात कम होते जाएंगे हमारे एनवायरनमेंट में, उतनी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ती जाएगी। हमें पता है कि हम इन जंगलात को नेचुरल लंग्स बोलते हैं। लंग्स का काम क्या है? हमारी बॉडी में जैसे लंग्स का काम है कि उन्होंने हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे अंदर से रिमूव कर देना है, इसी तरह से फॉरेस्ट का काम क्या है? अपने एनवायरनमेंट में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमें ये पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो जब इन जंगलात को ही हम काटते जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने लिए ऑक्सीजन कम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में। और हमने यही बात डिस्कशन की है अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है। देन कटिंग ऑफ ट्रीज लेड टू द सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन का मतलब है यहाँ पे जमीनी कटाव हो जाता है, जिसकी वजह से जमीन का वो हिस्सा जो जिसमें फर्टिलिटी होती है, जिसकी वजह से जमीन जरखेज होती है और पौधे उसमें बेस्ट ग्रो कर सकते हैं, वो उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। हाँ जी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एवेपोरेशन का रेट जो है कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से बारिशें कम होती जा रही हैं। तो ये सब के सब जो फैक्टर आ जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिस्कशन दी गई है मैन मेड फॉरेस्ट की। अब एक चीज होती है नेचुरल, एक होती है मैन मेड। मैन मेड का मतलब होता है जो ह्यूमन ने खुद बनाई हो। तो छांगा मांगा इज द मैन मेड फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, मीन्स इसको ह्यूमंस ने खुद बनाया है, आर्टिफिशियल कह सकते हैं इसको। और इसके बनाने का मतलब जंगलात अगर नेचुरली नहीं है तो आर्टिफिशियल ग्रो किए जा रहे हैं, और इसका मतलब ही कि जो मैक्सिमम बेनिफिट हम इन दरख्तों से ले सकें। थर्ड फैक्टर इसमें है ओवर पॉपुलेशन। ये हमें पता है कि हमारी आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितनी ज्यादा आबादी बढ़ती जा रही है उतने ज्यादा उनको रिसोर्सेज जो है वो यूज करने पड़ेंगे। अब जितने रिसोर्सेज यूज होंगे, अब रिसोर्सेज में क्या आ रहा है? ऑयल है, कोल, गैस, जो अभी हमने बात की थी इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है, हमारे व्हीकल्स में यूज हो रही है। जितनी ज्यादा ये गैसेज यूज होंगी और एनर्जी सोर्सेज यूज होंगे, उतनी ही ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस होंगी। फॉसिल फ्यूल्स की अल्टीमेट इफेक्ट ही है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं और हमें ग्रीन हाउस गैसेस दे रहे हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट का अल्टीमेट रीजन ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसका मतलब हुआ ओवर पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, उतनी ही ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता जा रहा है ड्यू टू यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, एंड दीज रिसोर्सेज क्रिएट द ग्रीन हाउस गैसेस, एंड द अल्टीमेट इफेक्ट इज द ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसा कि हमने चैप्टर के पहले जो है डिस्कस कर ली हुई है कि कौन सी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, क्यों आती हैं। एक्चुअली तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही है कि ह्यूमन ने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। इस तरफ आ रहे हैं कि अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या होना चाहिए, क्योंकि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है कि जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और ह्यूमन बींग्स यहाँ पे अपनी आसानियाँ पैदा करने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता जा रहा है। क्योंकि ये एक नुकसानदेह चीज़ है, इसलिए अब इसके सॉल्यूशंस की तरफ आ रहे हैं कि किस तरह इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है रिड्यूसिंग पोल्यूशन। रिड्यूसिंग पोल्यूशन, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना और पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी। तो सबसे पहला स्टेप जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए कि रिड्यूस करें पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। अब जैसे हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, इन्वायरमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म की पोल्यूशन जो वो क्रिएट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आ जाता है सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। एयर पोल्यूशन का मतलब होगा हवाई आलूदगी जो फिजा में क्रिएट की जा रही है। लैंड पोल्यूशन का मतलब है जमीन पे रहने के लिए जो आप जितना वो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। वाटर पोल्यूशन है कि पानी के जितने भी जराए हैं उनको कैसे पोल्यूट किया जा रहा है और उनके सोल्यूशंस क्या होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग पोल्यूशन में सबसे पहला कि आपने उस पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। कहाँ पे कम करना है पोल्यूशन को? सबसे पहला काम उसके सोर्स पे कम करना है। सोर्स पे कम करने का मतलब होगा कि आप उस पोल्यूशन को क्रिएट ही ना करें, कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें। आप इसके लिए एज अ स्टूडेंट अगर आप देखें तो सबसे पहला काम क्या है कि अगर आप अपने घर को साफ रखें, अपने स्कूल्स को साफ रखें, कि जितना भी वहाँ पे कूड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना भी कूड़ा पैदा हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें कि किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। घरों में जो कूड़ा है उसको ओपन प्लेसेस पे ना फेंके। जी गवर्नमेंट की तरफ से जो जगह बनाई गई हैं जहाँ पे कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने का कहा गया है, वहाँ पे जाके उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए।
देन फिर अगर आप एयर पोल्यूशन की तरफ आए तो जितना भी एयर पोल्यूशन में जो धुआं गाड़ियों की वजह से जाता है, तो उसमें इस एक सोल्यूशन ये भी दिया जाता है कि आप अपनी पर्सनल कार्स यूज करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, मतलब प्राइवेट व्हीकल्स यूज ना करें। आपने कहीं भी लोकल कोई सफर करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करें। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि एक तो आपकी फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, कि जो आपने फ्यूल अपनी प्राइवेट कार यूज करनी है उसमें फ्यूल एडजस्ट करवाना है, उस पर आपकी इनकम खर्च होगी। लेकिन अगर उसकी बजाय अगर आप वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो आपका जो वो मिनिमम पैसों में वो काम हो जाएगा। और इसका एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट होगा कि अगर आप प्राइवेट कार यूज कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी का धुआं अलग से एनवायरनमेंट में जाएगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलनी ही चलनी है और उसका धुआं अलग से जाएगा। तो अगर आप अपनी प्राइवेट कार्स को कम से कम यूज करें तो एक तरीके से आप इसमें एनवायरनमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं कि पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं। फिर जितनी भी व्हीकल्स यूज कर रही हैं उसमें सल्फर और लेड फ्री फ्यूल यूज करना चाहिए, क्योंकि सल्फर और लेड ऐसे जो पार्टिकुलेट मैटर है जो एनवायरनमेंट में या हमारी हवा में जाते हैं और एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। देन जितनी भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं उनको जो है वो पॉपुलेटेड एरिया से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अब इसमें ये बात आती है कि इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं तो अब इंडस्ट्रीज से तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा, तो उसके लिए ऑप्शन जो है कि जितने भी इंडस्ट्रीज के वहाँ के ऑनर्स हैं उनको चाहिए कि अगर उनका एग्जॉस्ट या निकलने वाली गैसेज जो है एग्जॉस्ट गैसेज एसिडिक है तो उनको एनवायरनमेंट में रिलीज करने से पहले उनकी न्यूट्रलाइजेशन की जाए। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो जाएगा कि उसकी एसिडिक कैरेक्टर को खत्म किया जाएगा। देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स यूज की जाए। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जिनको हम CFCs बोलते हैं, ये CFCs है क्या है। ये वो वाली गैसेज हैं कि जो हम अप्लायंसेज यूज करते हैं अपने होम में वहां से निकलती है, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर से, AC से। तो इनके चलने से निकलने वाली गैसेज जो CFCs हैं ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, तो इनका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए ताकि CFCs जो है इन्वायरमेंट में ना जाएं। एक और स्टेप जो यहाँ पे बताया गया है कि 4R स्ट्रेटेजी अप्लाई की जाए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे जो 4R स्ट्रेटेजी आपकी बुक में दी गई है, सबसे नंबर 1 पे है जी रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जी 4R स्ट्रेटजीज का मतलब है, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजीज जो है R से स्टार्ट हो रही हैं इसलिए इसको 4R का नाम दिया गया है। सबसे पहली स्ट्रेटजीज है रिफ्यूज। रिफ्यूज का क्या मतलब है कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल ही रिफ्यूज कर दें, मतलब उसका इनकार करें, कि कोशिश करें कि वो इसको इस्तेमाल ना ही करना पड़े। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दी है कि आपने जो है वो अगर कहीं सफर करना है तो आप अपनी प्राइवेट व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्राइवेट कार को रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो एक तो फ्यूल कंजम्पशन के लिए, दूसरा एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। सेकंड स्ट्रेटेजी है रिड्यूस। जी रिड्यूस का मतलब है कि किसी चीज़ के इस्तेमाल को कम कर देना, मीन आप इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म नहीं करें लेकिन उसका इस्तेमाल कम से कम करें, रिड्यूस कर देना। नंबर 3 पे आता है रीयूज। रीयूज का मतलब होता है उस चीज को बार बार से इस्तेमाल करना। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो वहां पे प्लास्टिक बैग ना यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक बैग जो आप एक दफा यूज करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, बार बार फेंकते हैं। लेकिन कोई और कपड़े का थैला या कोई इस तरह चीज यूज करें कि जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल भी आ सकती है, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको जो है वो बार बार यूज किया जाए, तो ये रीयूज में आ जाएगा कि आप उस चीज को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4 इज रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है कि उस चीज को आप दोबारा से यूज कर सकें लेकिन रीन्यू करके। इसकी एग्जांपल जैसे कोई प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो एक्स्ट्रा है उसको मेल्ट किया जाए और उससे न्यू चीज बनाई जाए, या कोई ग्लास मटेरियल है या कोई मेटल्स हैं उनको उनकी मोल्टन फॉर्म में लेके आया जाए और रीशेप किया जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये रिसाइकल है। तो इस तरह ये जो 4R स्ट्रेटेजी है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, के आप अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए चीजों का इस्तेमाल या तो कम से कम करें या उनको जो है रीयूज करें या उनको रिसाइकल करके न्यू चीज जो है वो न्यू प्रोडक्ट बना लें। जी सेकंड सोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज द प्लांटेशन। प्लांटेशन का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाए जाएं। प्लांट्स के बेनिफिट्स या दरख्तों के फायदे वो आप सबको पता है कि सबसे पहले जो है जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना और हमें ऑक्सीजन देनी है। फिर जिस भी एरिया में ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे वो उस एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। देन आपको पता है कि बर्ड्स के लिए या कोई भी एनिमल्स हो वो उनका हैबिटेट होता है ये ट्रीज वगैरह, तो ये दरख्त बहुत से परिंदों के लिए उन एनिमल्स की रहने की जगह है। फिर आप दरख्तों से जो है फ्रूट्स भी लेते हैं,
फ्लावर्स भी लेते हैं। इसी तरह से प्लांटेशन है बहुत इफेक्टिव वे है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे डायग्राम में भी शो किया गया है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ट्रैश या जितना भी कूड़ा है उनको जो है डस्टबिन में फेंके, या यहाँ पे जो प्लांटेशन की जा रही है। जी, ये रीप्लांटेशन की जा रही है कि पौधे बार बार उगाए जा रहे हैं। नंबर 3 पे जी प्रोटेक्शन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। आप सबसे पहले तो इसमें ये देखें कि एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं। ऐसी स्पीशीज के जो अभी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है कि अगर उनका प्रोटेक्शन ना दी गई तो उनका सर्वाइवल इस एनवायरमेंट में जो एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो वो वाली स्पीशीज को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो आप प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज की इनकी प्रोटेक्शन या इनकी हिफाजत की जाए। गवर्नमेंट को ऐसे प्लान्स जो है वो करने चाहिए कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो खत्म ना हो, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन की जाए कि वो अपनी स्पीशीज को आगे जो है वो बढ़ा सके। अब स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड क्यों हो रही हैं, इसमें सबसे पहला जो इसमें रीजन है कि उनका हैबिटेट लॉस है। अब हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी जानवर के रहने की जगह। तो जब उनका हैबिटेट ही खत्म किया जाएगा, जब उनकी वो रहने की जगह को ही खत्म किया जाएगा, तो वो स्पीशीज जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, दरख्तों को काटा जा रहा है। जितनी जो कल्टीवेटेड लैंड थी उसको एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो घरों में रहने के लिए तब्दील किया जा रहा है। तो इस तरीके से ह्यूमन जो है वो अपने आप को तो फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन बाकी स्पीशीज जो है वो इससे नुकसान पहुंच रहा है। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जैसे पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब की सब चीजें जो बढ़ रही हैं और इसका अल्टीमेट नुकसान ह्यूमंस को ही हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए, तो गवर्नमेंट को ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि इन एंडेंजर्ड स्पीशीज का सेव किया जा सके, कि इनकी आबादी खत्म ना हो, ये स्पीशीज इस एनवायरनमेंट में या हमारे जमीन से खत्म ना हो, बल्कि अपनी स्पीशीज को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकें। अब जैसे यहाँ पे जो है वो कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड है। इसमें जो है वो स्नो लेपर्ड दिया गया है, इंडस रिवर डॉल्फिन है, देन मार्खोर तो जिसको कहते हैं जी पाकिस्तान का जो है वो नेशनल एनिमल भी है, लेकिन वो भी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया है। तो इन स्पीशीज को एंडेंजर्ड होने से बचाने के लिए इनका जो है वो शिकार जो है वो बैन होना चाहिए कि इन पे शिकार ना किया जाए, और गवर्नमेंट को जो है इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना चाहिए, या फिर एनिमल्स के लिए जो कि जू बनाने चाहिए जहाँ पे ये इजीली जो है वो इस एनवायरनमेंट में रह सकें। हाँ जी, ये एक्टिविटी देखें जी। एक्टिविटी में ट्रेस कलर एंड राइट बिलो हाउ द एक्टिविटीज ऑफ द चिल्ड्रन आर कीप एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। आप देखें नंबर 1 पे ये कैसे जो है वो कह रहे हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि बच्चे जो है एक पौधा उगा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांट्स के बेनिफिट्स आपको पता है कि किस तरीके से प्लांट जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा हमें अपने इससे बेनिफिट भी मिलते हैं। दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमें खुराक मिल सकती है, कोई फल वगैरह मिल सकते हैं, और दरख्त जो है वो परिंदों का, बहुत से बर्ड्स का हैबिटेट भी है। हाँ जी, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक बच्चा जो है वो जितने रैपर्स हैं वो उनको बिन्स में डाल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना वेस्ट को जो है वो वहीं पे रिकवर कर रहे हैं, उसको एनवायरनमेंट में फैलाने की बजाय या कूड़ा गंद डालने की बजाय उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। और किसी भी चीज़ को जो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए तो इसका मतलब है कि आप अपने एनवायरनमेंट को खुद से साफ कर रहे हैं। हाँ जी, एक्टिविटी है कि इसमें पूछा गया है कि आप जो है वो कुछ ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम बताएं। कुछ तो इन्होंने यहाँ पे आपको दे दी हैं, लेकिन कुछ का जो है पूछा गया है कि आप उनकी पिक्चर्स लगाएं। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नाम बता देती हूँ, आप सर्च इसको खुद करेंगे जी। जायंट पांडा ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि इंडेंजर्ड है। देन माउंटेन गोरिल्लास, ये भी इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। देन अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जी। तो ये आपको कुछ स्पीशीज के नाम बता दिए गए हैं जो कि इंडेंजर्ड है। ये कुछ तो आपको नजर आ रही हैं, जैसे वुल्फ है, टर्टल है, टाइगर, लेपर्ड है, लायन है। तो ये स्पीशीज, इनके अलावा जायंट पांडा, माउंटेन गोरिल्लास, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, तो ये ऐसी स्पीशीज हैं जो इंडेंजर्ड हो रही हैं। तो इनके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को प्लान बनाने चाहिए कि इनको इंडेंजर होने से बचाया जा सके। स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 1, द फिनोमिना विच डज नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब कौन सा ऐसा फिनोमिना, ये नीचे आपको ऑप्शन दी गई है कि कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ नहीं लेके जाता हमें। नंबर 1, ग्रीन हाउस इफेक्ट। यस, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ओजोन डिप्लीशन, जी बिल्कुल, ये भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। डिफोरेस्टेशन भी एक रीजन है। फोटोसिंथेसिस, जी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिनोमिना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की रीजन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन होगी फोटोसिंथेसिस।
नंबर 2, द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। यस, इसमें ऑप्शन ट्रॉफिक लेवल ही बेस्ट है, लेकिन आपको इसके साथ बाकी ऑप्शंस भी पढ़नी चाहिए। सक्सेशन लेवल, फूड चेन, फूड वेब, नहीं, ये इनमें से कुछ भी नहीं आता। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ट्रॉफिक लेवल्स है। फूड चेन और फूड वेब इसलिए नहीं आएगा कि फूड चेन जो है वो एक रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का, और यहाँ पे हमने फीडिंग लेवल्स की बात की है, इसलिए इसमें बेस्ट ऑप्शन ट्रॉफिक लेवल होगा जी। नंबर 3, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। आप ऑप्शंस देखें, फूड चेन, फूड चेन इसमें नहीं है क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फीडिंग रिलेशनशिप तो है लेकिन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए फूड चेन नहीं आएगा। ट्रॉफिक लेवल्स, नहीं, ट्रॉफिक लेवल्स भी नहीं हम इसको बोलेंगे। देन इकोलॉजिकल पिरामिड, यस, इट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड की भी जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही कहा था कि इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और प्रीडेशन, ये तो एक रिलेशनशिप है, ये तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा जी। नंबर 4, ऑल फूड चेन्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म। जितनी भी फूड चेन है वो एक दूसरे से मिलकर क्या बनाती हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड, नो। फूड वेब, यस, फूड चेन्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म फूड वेब, तो इसमें बी बेस्ट ऑप्शन होगी। नंबर 5, द एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रैप्ड एज द केमिकल एनर्जी बाय। सूरज से आने वाली एनर्जी सबसे पहले कौन ट्रैप करता है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स अब प्लांट्स को कहते हैं, तो हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में अपनी खुराक जो है खुद बनाते हैं, इसलिए इसमें प्रोड्यूसर्स ही ऑप्शन बेस्ट होगी। बाकी ऑप्शंस को देखें, प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इसमें प्रोड्यूसर्स बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 6, कंज्यूमर दैट एक्टिवली हंट अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं उसे क्या कहते हैं? अब प्रे तो शिकार को ही कहते हैं, तो इसलिए ये नंबर ए ऑप्शन नहीं होगी। नंबर 2 पे प्रीडेटर, यस, इट इज द बेस्ट ऑप्शन। सिम्बियोंट, वो तो एक रिलेशनशिप था पड़ा, और कंपटीटर भी ये इसमें नहीं आएगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन इसमें प्रीडेटर है जी। नेक्स्ट है, आ रिलेशनशिप वेयर टू स्पीशीज लिव टुगेदर क्लोजली इज कॉल्ड। अब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें टू स्पीशीज एक दूसरे के साथ रहती हैं, मे बी उसके एक दूसरे को बेनिफिट करें, किसी एक को बेनिफिट हो या दोनों को बेनिफिट हो, तो वो रिलेशनशिप देखें। इसमें ऑप्शंस देखें, प्रीडेशन, प्रीडेशन तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है। नंबर 2 पे आता है सिम्बियोसिस, यस, ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। सिम्बियोसिस में जो है टू स्पीशीज एक दूसरे के साथ जो है वो रहती हैं और एक में भी एक दूसरे को बेनिफिट भी दें। देन अगली ऑप्शन तो बस नहीं है। नंबर 8, वी कैन सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? रिड्यूसिंग पोल्यूशन, यस। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आप इससे पहले उसको टिक करने से पहले चारों की चारों ऑप्शन देखें कि कौन कौन सी ऑप्शन इसमें हो सकती हैं। हमें पता है कि रिड्यूसिंग पोल्यूशन भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, लेकिन अगली ऑप्शन देखें, प्लांटेशन, यस, ये भी है। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये भी है। तो अब इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आएंगी जी। नंबर 9 पे है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉज्ड बाय। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की रीजंस क्या है? नंबर 1, माइग्रेशन, जी बिल्कुल ये भी है। ओवर हंटिंग, ये भी है। ओवर पॉपुलेशन, ये भी है। तो इसका मतलब है इसमें डी ऑप्शन आएगी, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। नंबर 1 पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होती हैं? तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीडिंग लेवल्स आर कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फीडिंग लेवल्स को जब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। देन नंबर 2, व्हाट इज प्रीडेशन। आपकी बुक में प्रीडेशन की बात नहीं की गई, वहां पे सिर्फ एक प्रीडेटर या प्रे की बात की गई है। प्रे शिकार को कहते हैं और प्रीडेटर शिकारी को। तो यहाँ पे अब उन्होंने इस रिलेशनशिप को पूछ लिया है, तो द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड प्रीडेशन। कैसा रिलेशनशिप जिसमें एक शिकारी शिकार करता है और अपनी खुराक खाता है, तो इसको हम कहते हैं प्रीडेशन। नंबर 3 पे पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन। डिफरेंशिएट करना है आपने ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल में। अब हमने जब चैप्टर पढ़ा था हमने ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल जो है डिटेल में पढ़ा था, तो अब साइकिल की बात है, ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल की बात है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन जो हमारे इन्वायरमेंट में रोटेट कर रही हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन डिफरेंट फॉर्म इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। कि इन्वायरमेंट में अगर ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हो रही है ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में आ रही है, तो इसको हम ऑक्सीजन साइकिल बोलेंगे। जबकि कार्बन अब किस फॉर्म में आती है? मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम एयर इनटू लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। हमें पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से ये कार्बन साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो बेसिक डिफरेंस इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल में क्या है कि ऑक्सीजन साइकिल में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हो रही है, जबकि कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड की सर्कुलेशन है।
दूसरा डिफरेंशिएट जो इसमें पूछा गया था फूड चेन एंड फूड वेब में, फूड चेन और फूड वेब जब हमने चैप्टर की रीडिंग की थी तो तब भी हमने देखा था कि फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल, इसको हम फूड चेन बोलते हैं कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और चेन बनती जाती है। लेकिन फूड वेब क्या था कि डिफरेंट फूड चेन ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ फूड वेब। फूड वेब में एक ही ऑर्गेनिज्म को खाने वाले ज्यादा ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जी नंबर 4 क्वेश्चन है राइट एनी वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन आपने बताना है। तो हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कि पोल्यूशन को कम किया जा सके। कम करने के क्या क्या तरीके बताए थे, डंपिंग ऑफ वेस्ट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि अपनी प्राइवेट व्हीकल की बजाय जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, और फॉर अ स्ट्रेटेजी। ये सब कुछ डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं तो उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेम सम ऑफ द फैक्टर व्हिच कैन कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ रहा है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब एनवायरनमेंट में बैलेंस नहीं आता। तो माइग्रेशन, ऑर्गेनिज्म की माइग्रेशन मतलब एक जगह से मूव कर जाना, देन ओवर पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ जाना, एंड ओवर हंटिंग के किसी भी ऑर्गेनिज्म का ज्यादा शिकार कर देना। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ रहा है। जी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं कि आपने इस क्वेश्चन का रिस्पांस करना है कैसे। हाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल आर हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट, कि कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल आपके एनवायरनमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है। इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पे जो टॉपिक 1.1 कार्बन और ऑक्सीजन साइकिल है वो सारा डिटेल में दिया गया है। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो काइंडली आप अपनी बुक से जो है इसको देखें या मेरे लेक्चर सुन ले। जी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इज द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या सूरज जमीन पे जिंदगी गुजारने के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेटली आपको पता है कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि आपको सूरज से ही रोशनी मिल रही है। अब अगर आप अपने ट्रॉफिक लेवल्स के देखें तो उसमें जो बेस पे जो है वो प्लांट्स होते हैं या उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स का काम क्या है, अपनी खुराक खुद तैयार करना। अपनी खुराक खुद तैयार करने के लिए वो सूरज से ही रोशनी लेते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर सूरज की रोशनी के बगैर नहीं हो सकता। तो इसलिए जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूरज की रोशनी को लेंगे और अपनी खुराक खुद बनाएंगे। अब बेस ऑफ पिरामिड्स पे प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को या इन प्रोड्यूसर को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है अगले ट्रॉफिक लेवल पे। तो इस तरह सूरज की रोशनी जो प्रोड्यूसर्स ने ली वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे चली गई, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता जा रहा है। जितने भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर पे, तो एनर्जी जब प्रोड्यूसर से इन ट्रॉफिक लेवल्स पे ट्रांसफर होती जाती है। फिर सनलाइट ड्राइव द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है आपने डिटेल में पढ़ा होगा कि सनलाइट जो है इस साइकिल को चलाने में हेल्पफुल है कि किस तरह से पानी जो है वो वेपर्स में चेंज होता है और फिर एवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बारिश आती है और दोबारा से ये पानी हमारी जमीन में आ जाता है। ये एक वाटर साइकिल की फॉर्म में। तो इसको चलाने के लिए भी सूरज की रोशनी है चाहिए। तो इसका मतलब है सूरज की रोशनी के बगैर जो है जमीन पर लाइफ का होना पॉसिबल नहीं था। नंबर 3 क्वेश्चन है व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग क्या होता है, किसी भी जानवर का बहुत ज्यादा शिकार कर देना। तो किसी भी जानवर का बहुत ज्यादा शिकार कर देंगे तो इट लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज। एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है कि वो स्पीशीज इस अर्थ से ही खत्म हो जाएगी। जी क्वेश्चन नंबर 4 इन्वेस्टिगेट। नंबर 1 क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ वी विल नॉट वर्क टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, कि अगर आप जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कुछ इकदाम ना करें तो क्या हो सकता है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के सारे साइड इफेक्ट आ जाएंगे कि अगर उसको कम करने के लिए ना किया जाए तो सबसे पहला इफेक्ट आएगा इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। सबसे पहले जो है वो टेम्परेचर ऑफ कंटिन्यूली इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ है कि जमीन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जाएगा, वो कंट्रोल नहीं होगा। देन चेंज इन द क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। देन देयर इज द इंक्रीज इन द सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस एट दी पोलर रीजन पे आइस मेल्ट होती जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से। इसका क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज कर देगा और सी लेवल इंक्रीज करने का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स आएंगे। तो ये आप इसमें ये वाली रीजंस लिख सकते हैं। जी वाई डू प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई द बेस ऑफ पिरामिड। अब ये बात की गई है कि जो पिरामिड हमने बात की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें सबसे उसकी बेस में सबसे नंबर 1 पे प्रोड्यूसर्स क्यों रखे जाते हैं। अब हमें पता है प्रोड्यूसर्स का मतलब है कि जो खुद पैदा कर सकते हो। तो प्लांट्स अपनी खुराक जो है वो खुद पैदा करते हैं बाय एंट्रैपिंग द सनलाइट बिकॉज प्रोड्यूसर ट्रांसफॉर्म सनलाइट इनटू प्लांट एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपनी खुराक खुद बनानी है बाय प्रोसीजर ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये एनर्जी जो है वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स को बेस ऑफ पिरामिड में रखा जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसाइज
What would happen in the ecosystem if the population of one species affected? हाइपोथेसाइज का मतलब है कि आपने एक स्टेटमेंट बनानी है कि अगर पॉपुलेशन में एक स्पीशी इफेक्ट हो जाए, मतलब एक वो स्पीशी इफेक्ट हो, खत्म हो जाए या कम हो जाए, तो उसका दूसरी स्पीशीज पे क्या इफेक्ट होगा या इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने बात की हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस का मतलब है आपने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा, एक स्पीशी कम हो जाएगी तो इसके दूसरी स्पीशी पे इफेक्ट होगा या इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, तो इसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी स्पीशीज हैं वो फूड चेन या फूड वेब के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है अपनी खुराक के लिए, और अगर इनमें से एक स्पीशीज भी कम होती है या ज्यादा होती है तो इसका दूसरे के ऊपर जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो इस तरह से इन्वायरमेंट में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं और आपको अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको अवेलेबल हो।